नमस्कार साथियों। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपीपीएससी पर आप सभी साथियों का वेलकम। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं एक बार फिर से। आपके जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप उनके साथ हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप शेयर कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप शेयर करने के साथ साथ आप उनको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा दीजिए। प्ले स्टोर को डाउनलोड करवाने के साथ साथ आप लॉगिन करवा दीजिए। लॉगिन करवाने के लिए आप उनको नंबर चाहिएगा, नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करवा दीजिए। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी यूपीपीएससी कैटेगरी उनको सेलेक्ट करवा सकते हैं। अनअकैडमी यूपीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करवाने के बाद आप वहां से हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप सभी साथियों को एक कोड मांगा जाएगा, जो कि फ्री कोड मांगा जाएगा। तो वीजे लाइव कोड का क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। और प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आप वीजे लाइव कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरे 10% की छूट मिल जाएगी। आपको पूरे 10% की छूट मिल जाएगी। अनअकैडमी पर आपको क्या मिलता है? लाइव रिकॉर्डिंग सेशन मिलता है, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज मिलते हैं। आप अनअकैडमी पर लाइव क्लास भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सेशन आपका छूटा हुआ है तो आप वहां से रिकॉर्डिंग सेशन भी दे सकते हैं। घर बैठ के कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस चल रही हैं तो लाइव लीजिए, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं और एक क्लास को कई बार भी आप देख सकते हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, आपको इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेज, आपको किसी भी क्लास का डाउट होता है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज होती है, आप क्विज जाकर के चाहे 3 बार आप क्विज दे सकते हैं और खुद होस्ट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप क्विज को अपने माध्यम से पूरी तरीके से होस्ट भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। आप वहां से कोई भी क्लास अगर आपकी डाउन हो चुकी है तो आप वहां के माध्यम से जाकर के क्लास की पीडीएफ को बाकायदा डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। आप उसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। अगर आपको किसी प्रकार की हर चौथी क्लास में यहाँ पर आपके साथ लिए डाउट क्लियर किए जाते हैं, तो आप यहाँ भी हमारे माध्यम से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। विजेता स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज का आयोजन किया था यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए आयोजन किया था। रैंक 1 पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, रैंक 2-3 पर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है, रैंक 4-25 पर आपको 25% स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। विजयी भवा यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम यूपीपीसीएस 2021 मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो आप हमारे साथ फिर से इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। 2 महीने के लिए आगे के लिए पोस्टपोन हुआ, तो आप इस टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि सुबह 9:30 से 12:30 होता है और ये 2:30 से 5 होता है। जीएस टेस्ट सीरीज मेंस कंप्लीट सिलेबस के जीएस पेपर थर्ड मेंस टेस्ट कंप्लीट सिलेबस, जीएस पेपर पोस्ट कंप्लीट सिलेबस, जीएस हिंदी मेंस टेस्ट कंप्लीट सिलेबस। तो आप इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट टाइम्स, करंट अफेयर चल रहा है। एवरी मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर चलता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन शाम को पूछे जाते हैं और 8 बजे 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप 20 मिनट में 40 नंबर के आप कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके करंट अफेयर को बूस्ट करेगा। विजय हुआ डेली मेंस ऐसा राइटिंग सेशन चल रहा है। यूपीपीसीएस मेंस के टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अवेलेबल है पीसीएस सब्सक्रिप्शन पे। कोई भी बच्चा जिसने पीसीएस का सब्सक्रिप्शन ले चुका है, सब्सक्राइब कर चुका है, शाम को 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस 3 मेंस क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। लक्ष्य यूपीपीसीएस 2023 के लिए 12 महीनों में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके कोर्स लॉन्च हो रहे हैं 16, 17, 18, 19 जनवरी से। आप इसमें देख सकते हैं और ज्योग्राफी आपको निरंकार सर, दीपेंद्र सर, ओपी चौधरी सर, ये आपको, और उसके साथ साथ यूपीपीसीएस 2023 के लिए बैच ओरिएंटेशन आपको अंकुर सर के द्वारा माध्यम से कराया जाएगा। बैच कोर्सेज की बात करें तो बैच कोर्सेज में आप यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल पेपर रहता है, आप इन पेपर में जुड़ सकते हैं। गौरव शुक्ला सर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले, धनंजय सर फिलोसफी, इनका ज्योग्राफी, मुकेश सर सोशियोलॉजी, आर सुबंशी जी और अमरनाथ गुप्ता जी आपको हिंदी लिटरेचर पूरा कवर कर दी। विजय बुआ मेंस की टेस्ट सीरीज भी जुड़ सकते हैं। आप 10 नवंबर से ये चल रही, आप इन टेस्ट सीरीज पे आपको सारे ड्राइव पर सेशन मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, उन क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए जो बहुत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सेशन पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए
पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब पोडुका, बेरीगाजा, मसूलीपत्रम, मुजरिम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। दक्षिण भारत में स्थित अरकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पोडुका, बेरीगाजा, मसूलीपत्रम, मुजरिम। चलिए आप लोग टिक करते रहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोडिका। पोडिका क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अरकामेडु का रोमन नाम जो है वो पोडिका हुआ करता था। अरकामेडु, बेरीगाजा, मसूलीपत्रम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के बंदरगाह हुआ करते हैं। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत में काली मिर्च और अन्य मसालों का निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा। निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना है। सोल्डर किन धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है। जिंक और सीसा, टिन और जस्ता, जस्ता और तांबा, टिन और सीसा। चलिए आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सोल्डर लगभग आपको बताना है सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना है। तो सोल्डर में लगभग आप जानते हैं कि 67% सोल्डर में बेटा क्या पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। ठीक है, और 33% क्या होता है, 33% यहाँ पर क्या होता है बेटा, टिन होता है। तो 67% और 33% का क्या है यहाँ पर रेशियो रहता है। तो सर्वाधिक टिन और क्या पाया जाता है बेटा, सीसा पाया जाता है। इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मथुरा 2500 साल से अधिक समय तक का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित हुआ। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मथुरा 2500 से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा यातायात और व्यापार मार्गों पर स्थित था। ये और दोनों सही है। आर्य का सही स्पष्टीकरण है। ये और दोनों सही है, परंतु आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर। चलिए आप लोग का देना है इस पे जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसका सही जवाब हो सकता है ये और आर दोनों सही है। सही स्पष्टीकरण नहीं, सही स्पष्टीकरण करता है क्योंकि आप जानते हैं मथुरा 2500 से साल से पहले मथुरा किसी की राजधानी हुआ करता था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करता था मथुरा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। अगर देखा जाए तो कनिष्क के शासनकाल में भी, कनिष्क के शासनकाल में भी मथुरा क्या रहा है, मथुरा एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। मथुरा क्या था, मथुरा बेटा एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। और क्योंकि आप जानते हैं मूर्ति कला यहाँ पर काफी ज्यादा फली फूली और बड़ी थी। बेहतरीन मूर्तियां बनाने का क्या हुआ करता था, यहाँ पर केंद्र हुआ करता था। अगले क्वेश्चन है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यापीठ, मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है। स्वदेशी, असहयोग, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप जानते हैं 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता में एक अभूतपूर्व हलचल हुई थी। भारतीय जनता में एक अभूतपूर्व हलचल हुई। ठीक है, अभूतपूर्व हलचल हुई है और हलचल से गुजरी हजारों संख्या के छात्रों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज इन सबको क्या है छोड़ करके सरकारी कॉलेजों स्कूल में प्रवेश लिया था। सरकारी को छोड़ करके क्या है राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश किया था। और इसी समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया बिहार विद्यापीठ, काशी विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ इन सब की क्या की गई थी, इसी समय स्थापना की गई थी। चलिए
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण, कांग्रेस का मुस्लिम विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। आपको इनको सीक्वेंस कालानुक्रम में सेट करना है कि कौन कौन सा कालानुक्रम हुआ करता था। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। बंगाल विभाजन केंद्र सरकार से राजधानी हस्तांतरण कब हुआ? ये 1911 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी जवाब। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंपा और स्पीति को, कलिम्पांग और ल्हासा। आपको बताना है जोजिला दर्रा जोड़ता है। चलिए फटाफट जवाब करिए, फटाफट जवाब करें। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? आपको बताना है इनमें सही जवाब। सीमा मौर्य जी का ये जवाब आ रहा है, सुधांशु रंजन जी का ये जवाब आ रहा है। चलिए बढ़िया जवाब आ रहा है। श्रीकांत जी का ये बढ़िया जवाब। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? सुशील कुमार जी का ये जवाब आ रहा है, बढ़िया जवाब आ रहा है। तो बेटा जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो वो बताइए, कोई कहाँ स्थित है? बिल्कुल श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। दैनी की कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कलर हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? अवस्थित है। नेटवर्क इशू तो आ नहीं रहा होगा। स्थित है जोजिला दर्रा। ठीक, जोजिला। आगे चल करके ये लेह का हिस्सा हो गया। आगे चल करके ये क्या है? लेह का हिस्सा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, रंजोती और नागटिब्बा के बीच, लेजियर और हिमालय और शिवालिक के बीच, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। ये आज हमने कनेक्शन चेंज ही करवा दी ना पूरी तरीके से। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल जनजाति, नागटिब्बा, लेजर हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो आपको बताना है कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो श्रीकांत जी का डी जवाब आ रहा है, सुधांशु जी का डी जवाब आ रहा है। तो बेटा इसका सही जवाब है धौलाधर और पंजाब, पीर पंजाल। धौलाधर और क्या है? पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान नीचे विभिन्न स्थानों में वहां के नेतृत्व कार्यों के संबंध में दी गई सूचियों को आपस में मिलाना है और आपको इसमें से जवाब देना है। आपको इसमें से जवाब देना है। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इस पे जवाब। स्वदेशी आंदोलन। आवाज ये सी आ रही।
सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्ले, लाला लाजपत राय, हरि सर्वोत्तम राव, आंध्र प्रदेश, मद्रास, पंजाब, दिल्ली। जवाब दीजिए आप लोग। श्रीकांत जी का ही जवाब आ रहा है। सुधांशु जी का डी जवाब, श्रीकांत जी का डी जवाब। चलिए, सीमा जी का सी जवाब आ रहा है। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को देश के एक दूसरे भागों में, विशेषकर बंबई, मद्रास और उत्तर भारत में फैलाने में प्रमुख अगर भूमिका रही है तो तिलक जी की भूमिका रही। तिलक जी को स्वदेशी आंदोलन में अगर देखा जाए तो लाला लाजपत जी ने पंजाब का नेतृत्व किया। तो सी का तीसरा एक ही से आपका आंसर बन रहा था, आप लोग कंफ्यूज हुए हैं। सी का तीसरा एक ही से आपका आंसर बन रहा था, सी का तीसरा यहीं पर आ जाएगा। बी जवाब, बी जवाब हो जाएगा। ठीक है। सरदार अजीत सिंह ने, ठीक है, लाला लाजपत और सरदार अजीत सिंह ने पंजाब को संभाला। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में सदर, हाँ। अरे तो बिल्कुल तुम्हारा चाचा, हम तुम्हारा कहाँ कह रहे तो तुमने गलत बता दिया बाबू। तुम्हारा कहाँ कह रहे गलत बता, नहीं तो एकदम सही बता। चिदम्बरम पिल्ले ने क्या किया? चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने क्या इस आंदोलन को 20 का सेकंड, मास्टर से गलती हुई भी, गलती से निकल गया। ठीक है, हाँ आपने भी बताया। ठीक चाचा। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। ठीक है, डायोप्टर किसकी इकाई है आपको बताना है इनमें से। लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। सुधांशु जी का बी जवाब आया था। लवली यादव जी का बी जवाब, सुधांशु रंजन का चाहे जवाब पलट गया। ए सीमा जी का ए, श्रीकांत जी का बी। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। अच्छा, ये बिल्कुल सही जवाब है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई के मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। चलिए, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता कहा कहते हैं। ठीक है, तो फिर लेंस की क्षमता का डायरेक्टर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को दूर करने के लिए, हटाने के लिए क्या किया जाता है? पतली परत प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त करते हैं, पोलेराइड प्रयुक्त करते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए सही लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। डी, सुधांशु रंजन कह रहे हैं डी। तो मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किया जाता है। पोलेराइड से गुजरने वाले प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए मोटर कारों में क्या है, हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से युक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम। नीचे कथनों को विचार कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम। दस्त, डायरिया, आंतों में कृमि, हेपेटाइटिस, जल जनित बीमारियां। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? आपको बताना है इनमें से सही है। चलिए फटाफट जवाब करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम। एक तो सही लग रहा है, दूसरा कंफ्यूजन, लिटिल लिटिल कंफ्यूजन हो रखा है। श्रीकांत बाबू, कंफ्यूजन लिटिल लिटिल हो रखा है। सुधांशु रंजन जी का ही जवाब। तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है, बिल्कुल सही है। और जल प्रदूषण के माध्यम से ही क्या है? जल प्रदूषण जल जनित बीमारियों का प्रमुख स्रोत है। और संदूषण जो होता है वो जल के उपयोग के कारण प्राय दस्त, आंखों में कृमि, हेपेटाइटिस ज्यादा बीमारियां क्या हो जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ज्यादा बीमारियां जैसी बीमारियां यहाँ पर दोनों कथन सही। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारतीय सरकार का मुख्य सचिव और राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। जिन साथियों को प्लस ज्वाइन करना है प्लीज वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए। आपको पूरे 10% की छूट मिल जाएगी। और बता दिया जाए, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन? तो संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो। क्यों? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग क्या करेंगे? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसलिए इसका सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब, बिल्कुल। लवली, सुधांशु, सीमा, इन सभी का जवाब सही आया। श्रीकांत, ठीक है। हाँ, इन सबका जवाब बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, और सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। आपको बताना है इससे। उपराष्ट्रपति। चलिए जवाब दीजिए, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद। ठीक है, सांसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है। भारतीय संविधान आर्टिकल 66 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है।
यह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, इसका सही जवाब बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, हाँ, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से कम और सहज होना ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण की माप डेसिबल में की जाती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। समय लेकर के आराम से जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, समय लेकर के आराम से जवाब दीजिए। सुधांशु जी का बी जवाब आ रहा है। श्रीकांत भैया का ये जवाब है। सीमा मौर्य का बी जवाब। एक लड़का पलट गया तुरंत जवाब से अपने। तो दोनों होने थे। क्या है? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। इतना समय लग रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बी जवाब। भैया, सहन सीमा से अधिक और असहज होना, जब सहन सीमा से कम है तब काहे का प्रदूषण है? असहज होना होना चाहिए। असहज होना ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जब सहज सीमा से कम ही है तब काहे का इतना ज्यादा टेंशन ले रहे? समझे? कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो पॉल्यूशन है। वाह, मतलब कुछ भी करोगे जवाब ये सही है तुम्हारा। है तो है, प्रदूषण है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चा। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बार बार कमेंट डिलीट करना उसको शास्त्रों में पाप कहा गया। तो अध्यक्ष क्या हो जाएगा? लोकसभा में, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई प्रश्न या उसका भाग अस्वीकृत कर सकेगा। जो राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का क्या करे, दुरुपयोग करेगा, वो उसको क्या कर सकता है? हरा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई। आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है इनमें से सही जवाब।
तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चलिए फटाफट जवाब करिए आप भी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जिन साथियों ने जवाब दिया है लोक लेखा समिति, पीएसी, वो क्या है पूरी तरीके से सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। यह समिति जांच के लिए विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिसे संसद के सामने क्या है, प्रत्येक सदन में रखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई एक फिर से कृत्रिम पत्तन जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित होता है। मार्मागांव पत्तन जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू को नहवा सेवा में मुंबई पत्तन अनुषंगी पत्तन के रूप में क्या है, विकसित किया जा रहा है। आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सुधांशु जी कह रहे हैं सर बी जवाब नहीं। चलिए फिर देखते हैं क्यों जवाब बी है। इसके पीछे का भी कारण देखा जाएगा या कोई और जवाब है। वो कौन सा जवाब है, चलिए आप लोग बताइए। नीमा मौर्य जी कह रही है सर डी जवाब है इसका। मुंबई कृत्रिम पत्तन नहीं, जबकि क्या है बेटा, प्राकृतिक पत्तन। प्राकृतिक पत्तन। बाकी दोनों कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन क्या है, सही है। मार्मागुआ पत्तन जुआरी नदमुख के किनारे स्थित गोवा का एक कह सकते हैं प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है ये? गोवा का प्राकृतिक बंदरगाह हुआ करता है, ठीक है। और नेहवा सेवा को मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अंशंसी पत्तन के रूप में क्या किया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है। एक अंशंसी पत्तन के रूप में क्या है इसको बेटा, ये विकसित किया जा रहा है। इसलिए इसका दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही जवाब है। दोनों कथन क्या हो जाएगा इसका पूरी तरीके से सही जवाब। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अमेजन, डेन्यूब, बोला और राइन नदी। चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट जल्दी करते हैं। कौन सी नदी अधिकतर देशों से होकर गुजरती है? अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। अंकित साहू जी का ही जवाब आ रहा है अमेजन। ओके चलिए देखते हैं कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है, लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी और यूरोपीय संघ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहारिया। ग्रांड कैनियन किस नदी में है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये मिसिसिपी, मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहारिया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। इसका सही जवाब है
कोलोरेडो। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी अमेरिका के पश्चिम राज्य कैलिफोर्निया से प्रभावित होती है तथा मैक्सिको से होते हुए प्रशांत महासागर में क्या है, गिर जाती है। कोलोराडो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है। मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा विकल्प असत्य है? मोपला विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में हुआ था। जमींदारों के शोषण से त्रस्त मोपलाओं ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। 2021 में मोपला की 100वीं बरसी के रूप में चिन्हित किया गया है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। तो सही जवाब क्या है? जमींदारों से त्रस्त मोपलाओं ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। मोपला मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान हुआ करते थे, जहां पे ज्यादातर जमींदार हिंदू थे। 2021 में 100वीं बरसी मनाई गई है और ये कहा जाता है कि ये किसानों की आड़ में कहीं ना कहीं एक गलत ढंग से इस विद्रोह ने आगे चल करके एक अलग ही रूप ले लिया था, जो काफी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ। जो काफी ज्यादा क्या है, खतरनाक सिद्ध हुआ। ठीक है। अनअकैडमी पर जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा है प्लस नहीं सब्सक्राइब किया है, आप सभी साथी बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजे लाइव कोड के साथ हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल, आप सभी के लिए यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की बैच रनिंग में है। कुछ रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से ये आपको फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोई फी अगर आपको अलग से देनी पड़ेगी। विजय भवा यूपीपीएससी प्री पीसीएस मेंस की बैच कोर्सेज की सीरीज। ठीक है। ये भी सेशन आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे सेशन 12-27 ये सेशन हुए हैं और आप उनकी देख सकते हैं। ये बैचेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 12 महीने की पूर्व तैयारी के लिए आपको बता दिया जाए, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी के लिए बता दिया जाए कि लक्ष्य यूपीपीएससी 2023 का बैच लॉन्च हो चुका है। आप हमारे साथ पूरी कंप्लीट तैयारी प्री कम मेंस के हिसाब से जुड़ सकते हैं। यूपीपीएससी लोअर पीसीएस, आरओआर, ओपीएसआई, कोटा लेखपाल ऑप्शन कोर्स, इन सभी में किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए प्लस पर सब्सक्राइब करिए। बीजे लाइव कोड का क्या करिए इस्तेमाल, बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। प्लस 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने में कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे 10% की आपको क्या है बेटा छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी की अगर एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर है कि एक साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और दोनों में आप क्या कर सकते हैं, दोनों में एक साथ तैयारी कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी में एक साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी चैनल को लाइक करिए। वीडियो पसंद आ रही है, अपने नए टॉपिक्स के लिए आप अपने कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चन करके। ज्यादातर नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे जो कि आपकी यूपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स, जो कि जून में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जून में एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके लिए काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण ये सेशन हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट डियर।